हेलो दोस्तों, मैं सुचिका सिन्हा स्टडी विद सिन्हा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि सीडीपी के 10 क्वेश्चन पहले कराए हैं, तो आज फिर 10 क्वेश्चन कराएंगे जो कि पेपर ऑनलाइन मोड में 2022 में हुई थी। 1 जनवरी 2022 को जो हुई थी उसका क्वेश्चन लिए हैं, जो 10 पहले करा चुके हैं और 10 आज देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरों की इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता या बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। तो दूसरों की इरादे का बात करें तो ये हो जाता है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, जिसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है दूसरे के मनोभाव को अच्छी तरीके से समझ जाता है। स्थानिक बुद्धि में क्या होता है कि जो इंजीनियर वगैरह देखते हैं, सिविल इंजीनियर वगैरह होता है, वो कोई चीज़ देखा जैसे कि भूमि वगैरह देखा तो उसका मैप बना लेता है कि इस तरह से इसमें बिल्डिंग बनाया जाए, घर बनाया जाए तो बहुत बेटर लुक रहेगा और इतना में एडजस्ट हो जाएगा, अच्छे से सारा चीज़ निकल जाएगा। उसका मानचित्रण के ज़्यादा उसका आइडिया होता है, तो ये नहीं होगा। सेकेंड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या है कि अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, तो इसमें होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है ना, खुद के बारे में अच्छे से जान पाता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। सेकेंड नंबर सही। प्राकृतिक बुद्धि में क्या होता है कि वनस्पति या जंतु से लगाव होता है, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में उसको ज़्यादा प्यार रहता है, तो फोर्थ भी रॉन्ग। ओके, तो इसका 11th नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इसका हो गया सेकेंड नंबर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या था ना कि इसमें मातृभाषा पे जोर दिया, त्रिभाषा सूत्र को अपनाने की बात की थी। पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। बाधक नहीं है, तो साधक है, सहयोग करता है, आगे बढ़ाता है, संज्ञान को आगे बढ़ाता है, तो ये रॉन्ग हुआ। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा क्यों, मातृभाषा घर की भाषा, स्थानीय भाषा, लोकल भाषा जो होता है उस पर जोर दिया है। अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है। ओके, जहाँ कंफर्टेबल होगा बच्चा वही लैंग्वेज तो सिखाना है। अंग्रेजी भाषा पर जोर दे के कुछ भी और मतलब अंग्रेजी भाषा तो फिर तो उसके लिए तो हार्ड ही हो जाएगा ना। अगर ठीक है वहाँ की अंग्रेजी भाषा है लोकल भाषा, तो फिर अंग्रेजी सिखाएंगे ना, तो ये सेकेंड नंबर भी रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने का उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। हाँ, बहुभाषी होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक लाभ होता है, ये संसाधन के रूप में होता है, तो थर्ड नंबर सही होगा। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है। क्या दो भाषा जो बच्चा सीखता है उसको उलझन पैदा करता नहीं, वो तो और उसके सहायक के रूप में होता, बाधा नहीं होता। तो सारा ऑप्शन जो हुआ गलत हुआ और 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ओके, आगे देखते हैं। लैंगिक भूमिकाएं हैं। लैंगिक भूमिकाएं यहाँ पर क्या है, जेंडर भूमिकाएं। जेंडर जो होता है ना वो समाज द्वारा निर्धारित होती है, यहाँ आके अधिकृत करते हैं, तो इसका लैंगिक जेंडर जहाँ भी रहेगा, आप इंग्लिश वर्ड बहुत जगह आप देख लीजिएगा, है ना, जेंडर भूमिकाएं। तो इसमें क्या अधिकृत व्यवहार जो कि यहाँ के द्वारा सब पे अप्लाई करते हैं कि नहीं, अगर आप लड़की हैं तो इस तरह का होना चाहिए व्यवहार, इस तरह के पहनावा होगा, लड़का है तो आप इस तरह के पहने, इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ निर्धारित होती है, समाज में निर्धारित होती है। समाज संस्कृति का अपना अपना रूल होता है जो कि यहाँ से थोपता है, जेंडर पे मतलब जो होता है मनुष्य पे थोपा जाता है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप लड़का हैं तो ऐसा होना चाहिए, लड़की है तो ऐसा होता है, अधिकृत किया जाता है, जन्मजात नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर में ही दिख रहा है। सेकंड है जन्मजात व्यवहार, जन्म से ही वैसा व्यवहार रहता है, नहीं, यहाँ हम सीखते हैं, ये भी रॉन्ग। जैविक संरचनाएं हैं, फिजिकल जो है स्ट्रक्चर है, नहीं, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ द्वारा अधिकृत किया जाता है अपना। अनुवांशिक निर्धारण है, जिनके द्वारा निर्धारित होते हैं, बिल्कुल नहीं, तो फर्स्ट हो जाएगा। 13 नंबर का पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना।
ये सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है इसमें तुलना करने की बात नहीं कही गई है। एक दूसरे से तुलना क्यों करेंगे? बच्चा का हर एक का अपना जो होता है अलग अलग दर से विकास हुआ है, तो उसको तुलना करके उसको और मनोबल नीचा नहीं करना है। ओके, तो ये रॉन्ग होगा। छात्रों की समझ का आकलन करना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, ये सही है। क्योंकि देखिए यहाँ छात्रों की समझ का आकलन करना है कि छात्र जो है उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, वो जिस वातावरण से आया है उसकी समझ किस तरह से है, और उसके अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र पेडागोजी को इसके अनुसार रूपांतरित करना है। फिर मतलब जैसे देख रहे हैं कि बच्चा इस विधि से नहीं सीख रहा है तो उसको हम अलग विधि से सिखाएंगे। ओके, तो यही तो सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य यही है। सेकंड नंबर राइट है। आगे देखते हैं, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना नहीं। छात्रों के प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण नहीं करना है, उसको समावेश करना है। हर एक छात्र का अलग अलग प्रदर्शन होता है, अलग अलग क्षेत्र में आगे वो अच्छा करते हैं, तो उनको एक साथ रखना है जिससे कि दूसरा बच्चा भी उससे सीख सके। वर्गीकरण नहीं करना है, अलग थलग नहीं करना है। ओके, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। सफल और विफल, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लास्ट ग्रेड, ये सब नहीं करना है, क्योंकि अंक वगैरह निर्धारित नहीं करता कि बच्चा जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। आप ये देख सकते हैं कि बच्चा जो कल था वो आज उससे बेटर हो। ओके, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर तो हो जाएगा 2। आगे देखते हैं, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों का विचार करना चाहिए? देखिए, कोई भी शिक्षक है, अगर मूल्यांकन पद्धति तय करने के पहले शिक्षक जो क्या विचार करेगा कि क्या मतलब होना चाहिए, इसमें पहला नंबर ऑप्शन है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। ये ऑप्शन से आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही ज़्यादा इसमें सटीक तरीके से आप खोज सकते हैं। फिर है, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बिल्कुल सही। जैसे कि आप कोई भी स्टूडेंट है, उसका अधिगम वक्र आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि ठीक जो कल वो पढ़ रहा था, कल उसकी जो योग्यता थी वो सीखा था, आज का जो वो सीखा है उससे कितना कम कितना ज़्यादा किस तरह से बढ़ रहा है, किस विधि से पढ़ा रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहा है, उसका वक्र देखना है। ठीक है, यह अधिगम जो है किस तरह से उसका आगे बढ़ रहा है या घट रहा है, वो अच्छा कर रहा है या फिर अच्छा नहीं कर रहा है, उसके बारे में जानना है। तो ये 2 नंबर तो बिल्कुल सही है। कौन सी विधि शिक्षक को स्वयं की शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगी? जैसे कि अब टीचर है तो पढ़ाने का काम है, तो उसको भी टीचर को भी तो सोचना है कि जो हम ये विधि जो पढ़ा रहे हैं बच्चे के लिए कितना मददगार है, तो इस पे भी तो हमको देखना है बार बार। तो बिल्कुल 3 नंबर भी सही है। कौन सी विधि छात्रों को चिन्हित करे और वर्गीकृत करे? जहाँ भी वर्गीकृत चिन्हित आ जाए वो तो रॉन्ग ऑप्शन है। तो आप 4th नंबर तो ऐसे ही हटा दीजिए, और सेकेंड और थर्ड सही है। और देखिए, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 3 किसी में है? हाँ, 2 और 3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए, 2 और 3। आगे चलते हैं, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी का मतलब ही है सारे को समान रूप से शिक्षा देना। समान रूप से शिक्षा देना इस सेंस में नहीं, मतलब नीड के अनुसार शिक्षा देना, जिसको जिस तरह की ज़रूरत है उसके अनुसार शिक्षा देना। तो इसका क्या अभिप्राय है? इक्विटी, तो इक्विटी पर जोर देता है, नीड पर जोर देता है। ओके, आगे देखते हैं इसका कि ऑप्शन क्या होगा। देखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जाए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ
विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को छात्रों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। आप समावेशी शिक्षा देखें, केवल सिर्फ को तो खुद ही ऐसे ही छाट दीजिए। सिर्फ केवल आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में उपलब्ध, ऐसा नहीं बोला है। सभी बच्चे को लेके उसके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही है, समावेशी शिक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर, ये रॉन्ग। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है अजर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन होता है। इसको आप देखिए किस तरह से बनाते हैं। अजर्सन में क्या है? पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल अपनाना ही चाहिए। वो विभिन्न तरीके से पढ़ाएं, शिक्षण विधि लागू करें जिससे बच्चा बेटर कर पाए। अजर्सन रीजन में क्या है? शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विभिन्न अवस्थाओं हेतु अपने शिक्षण शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि जो टीचर है ना उसको पाठ्य सामग्री और तरीका जो भिन्न भिन्न तरीके से अपनाने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा में है कि बच्चे के अनुकूल शिक्षण शास्त्र होता है। दोनों तो उसी का पार्ट है, मतलब शिक्षण शास्त्र जो है उसके अनुकूल हो बिल्कुल, और सामग्री भिन्न भिन्न तरीके से यूज करना है। तो इसमें भिन्न भिन्न तरीके से यूज करेंगे। अधिगमकर्ताओं की भिन्न भिन्न अवस्थाओं हेतु उनके शिक्षण शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना है। दोनों तो एक दूसरे में ही निहित है, यही बात इसमें मेंशन है। तो अजर्सन रीजन, मतलब रीजन जो है अजर्सन को सही तरीके से उसको व्याख्या करता है। तो क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये 2 क्वेश्चन अजर्सन रीजन का देता ही है, जो कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो आराम से बन जाएगा। ओके, तो ये 17 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर देखते हैं, ए और दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आर तो ए का सही व्याख्या, उसी का तो ही पार्ट है निकला हुआ, तो फिर ये व्याख्या क्यों नहीं करता? रॉन्ग। ए सही है और ये भी रॉन्ग। आर तो सही है, आर ए दोनों, ये तो रॉन्ग है। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा 17 का पहला नंबर। ओके, 18 नंबर देखते हैं। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होता है। यह लक्षण किस अधिगम अक्षमता की ओर इशारा करता है? यहाँ अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस करता है। उसको मेन रूप से लिखने में प्रॉब्लम है। लिखने में प्रॉब्लम है तो डिसग्राफिया, ग्राफ से रिलेटेड है। जहाँ भी आपको लिखने से संबंधित आए ग्राफिया लगाइएगा। कुछ वर्ड आप इंग्लिश ज़रूर देख लें। आलेख संबंधित यहाँ पर बहुत सारा मतलब ऐसा रहेगा वर्ड हिंदी में जिसमें कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप देखें डिसग्राफिया, जहाँ लिखने से संबंधित ग्राफिया में लगाइएगा। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है तो ये नहीं होगा। डिसकैलकुलिया गणित जो होता है ना, गणना संबंधी, उसमें दिक्कत होता है। ध्यान एवं मति सक्रियता विकार, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखने से संबंधित है, ग्राफिया होगा ओनली। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है उसे फिक्स होता है। इसमें आप बच्चों को नहीं जान पाएंगे कि वो किस तरह से सीखा है, कितना आगे बढ़ा है। जो सीटेट जैसे एग्ज़ाम लेके तो वो सबको ले लेता है, बाद में वो देखता है कि एसटी है तो उसका इतना कट ऑफ है, उससे निर्धारित किया गया है। तो मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का उपयोग करना ये नहीं सही है। व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ देखना है ना, तो व्यक्तिगत भिन्नता में आप मानकीकृत पद्धति से आप आकलन कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सही है। तो ये फर्स्ट नंबर जो है ऑप्शन ये तो रॉन्ग हुआ। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना, ओके ये तो सही है। जैसे पेडागॉजी उपागम जो भी है उसका अप्रोच और मूल्यांकन का विविध साधनों का उपयोग करना, ये सही है।
रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना। रटन आधारित, रटने पर जोर देना, ये तो रॉन्ग है। योगात्मक आकलन, जहाँ पे कि पेन पेपर पेंसिल टेस्ट की बात की है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ है कागज पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करने और पूर्ण स्मरण पर बल देना। फिर यहाँ रटंत है, तो रटंत तो चलत नहीं, और सेकेंड नंबर भी, थर्ड नंबर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना। नेक्स्ट नंबर का जो ऑप्शन होगा 2, फर्स्ट थर्ड फोर्थ रॉन्ग है। ओके, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कुछ नया करना। ओके, कुछ नया करने के सेंस में क्या? अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें होता है कि बच्चे ब्रॉड रूप से देख पाता है। जैसे कोई भी चीज़ है तो आप उसको एक केंद्र में ही नहीं देख के आप हर एक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, इससे ये भी कर सकते हैं। एक आइडिया नहीं, आपको बहुत सारे आइडिया उससे निकलेगी, तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं, वो कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। क्रिएटिव जो मतलब होता है कुछ न्यू करना, तो आप सारी चिंतन इसका होगा। अनिवार्य संयोजन क्या होगा? आवेगशीलता, अविकसिलता नहीं, सोच में केंद्रीकरण, सेंटर में होना सोच, ये भी नहीं। अभी सारी चिंतन बिल्कुल सेंटर में होना, कुछ नहीं सोच पाना, जो है परिपेक्ष्य जो भी मिला है बस उसी के बारे में सोचते रह जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, 20 का फर्स्ट नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी कराया जाएगा, जो भी आगे बचा है उसका क्वेश्चन आगे कराया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।